आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये एमएससी क्लासेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएससी फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि कब जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि ए पी में कन्वर्ट हुआ, तो जब ए पी में कन्वर्ट हुआ, ए यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और पी यहाँ पर प्रोडक्ट है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है, इस रिएक्शन का जो गति है, उसको हम कैसे लिखते हैं? रिएक्शन की स्पीड यानी कि रिएक्शन का जो रेट है उसको हम कैसे लिखते हैं? तो रिएक्शन के रेट को लिखने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जिनमें एक फॉर्मूला होता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। याद रखिएगा, एक रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बताने का एक हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट को बताने का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए कि किसी रिएक्शन की स्पीड को बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उन्हीं तरीकों में एक तरीका होता है कि हम लिखें स्पीड इक्वल टू या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्टेंट की पावर को हम ऑर्डर बोलते हैं। फिलहाल तो हम उस पर भी नहीं जा रहे, और रेट कांस्टेंट क्या है इस पे भी हम नहीं जा रहे। हर रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसी आधार पे हम आगे को अब इसको डिस्कस करेंगे। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे बन रहा है, कितनी रफ्तार से बन रहा है, उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। द रिएक्शन, आप लिखेंगे मेरे साथ, द रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। और क्या बनाती है? हमारा HCl बनाती है। ठीक है, और HCl भी हमारा गैस स्टेट में होता है। तो ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं और HCl बना रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है, और फिर हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कि HCl के बनने की दर क्या है, HCl के रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, किस रफ्तार से HCl बन रहा है, फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर दिस वी विल सी कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इसके स्टेप्स क्या क्या है, उसको हम देखते हैं। तो हम इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है बच्चों, हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं ताकि मैं ऊपर से इसको करूं। देखिए, मुझे मालूम है मेरे, अब क्या कहूं, हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, और हम अपने छात्रों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेरे छात्रों को इससे फायदा हो, बस मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो हो क्या रिएक्शन क्या है हमारी? हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है किसके साथ? क्लोरीन के साथ यहां रिएक्शन कर रहा है, और यहां बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सामने लिख रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, इसका मैकेनिज्म मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है देखना। तो जो फर्स्ट स्टेप है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है? सबसे पहले स्टेप को कहते हैं चेन। द फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वन, उसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। ठीक है, जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, याद रखिएगा कि जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है वो हमेशा उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जब भी कोई रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो उस रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं हमेशा। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी, तो उस रिएक्शन के 3 स्टेप होंगे: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो ये रिएक्शन की लाइट की प्रेजेंस में होती है ना, तो इसीलिए लाइट को कैसे दर्शाते हैं? लाइट को दर्शाते हैं एच न्यू से। एच न्यू से हम लाइट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? चेन इनिशिएशन स्टेप होगा। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? ये जो लाइट है वो क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन को ब्रेक करती है। लाइट क्या करती है? जैसे लाइट पड़ती है तो उस लाइट एनर्जी से क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। ठीक है, क्यों ब्रेक होता है और कैसे ब्रेक होता है उसको समझ लेते हैं। लाइट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। जैसे ही एनर्जी गिरेगी तो चीजें टूटेंगी, तो वही यहां पर भी होता है। लाइट जैसे ही गिरती है वैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब भी लाइट होगी, याद रखना, जब भी लाइट एनर्जी मिलेगी तो वहां पर बॉन्ड किस प्रकार से टूटेगा? बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाएगा। और जब भी ऐसे बॉन्ड टूटता है तो इसको हम हाफ एरो से दर्शाते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, हाफ एरो? ये हाफ एरो से इसको दर्शाते हैं और इसी को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लेवेज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? होमोलिसिस कहा जाता है या होमोलिटिक क्लेवेज कहा जाता है। तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास जा रहा है, और यहां बन जाते हैं 2 क्लोरीन के एटम जिनके पास उनका एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया है। और इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको? फ्री रेडिकल। तो जैसे ही लाइट गिरी, लाइट गिरने से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास आ गया, दोनों एटम के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो यहां फ्री रेडिकल बन गया। तो ये पहला स्टेप होता है। अच्छा, इसका जो रेट कांस्टेंट है मान लेते हैं K1 है। अब हम इसका रेट लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। तो इस रिएक्शन का रेट बराबर होगा, रेट का फॉर्मूला क्या बताया था? रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लिख लेंगे। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, जब भी कोई अभिक्रिया लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो वहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लेते हैं। इस फॉर्मूले में हम क्या नहीं लेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो वहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं लिया जाता है। वहां पर रेट लिखते वक्त इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन के होने को कौन तय कर रहा है? लाइट तय कर रही है। उस रिएक्शन के होने को लाइट की इंटेंसिटी तय कर रही है। लाइट तय कर रही है कितने फोटॉन्स गिरेंगे, वो तय कर रहे हैं कि कितने रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेंगे। इसीलिए हम यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना लिखते हुए क्या लिखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखते हैं, और लाइट की इंटेंसिटी को IA से दर्शाया जाता है। तो ये पहला स्टेप है जहां पे रेडिकल्स बन गए हैं। अब आएगा स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है? ऐसे आप मतलब जरूरी नहीं कि आप ऐसे दिखाएं, आवश्यकता नहीं है। स्टेप 2 को कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं फटाफट। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है? जो ये रेडिकल बना है, रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल होता है। रेडिकल यानी कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको कहते हैं हम रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल होता है, इसके पास ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, इसको साथ चाहिए होता है, इसको जोड़ा चाहिए होता है। कोई भी कभी अकेले नहीं रहता लाइफ में, तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी कभी अकेले नहीं रहता, इसको भी जोड़ा चाहिए होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही रेडिकल बनेगा, ये सामने वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब कौन सा मॉलिक्यूल बच गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बचा हुआ है। तो ये रेडिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और जब भी रेडिकल अटैक करता है तब भी
तब भी क्या होता है, होमोलिटिक क्लेवेज होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो जब लाइट गिरती है तब भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक बात ध्यान रखिए। और जब रेडिकल अटैक करता है, जब फ्री रेडिकल अटैक करता है तब भी होमोलिटिक क्लेवेज होता है, ये भी याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो HCl डॉट अपने आप को H डॉट से जोड़ लेगा, तो ये बन गया हमारा HCl और ये बन गया हमारा H डॉट। ठीक है, फिर ये H डॉट क्या करेगा, फिर ये H डॉट दूसरे, ये जो H डॉट बना है ये दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमारा Cl डॉट H डॉट यानी कि HCl और ऐसे करके Cl डॉट बन जाएगा। तो ये Cl डॉट H डॉट मिलकर HCl बन गया और Cl डॉट बन गया। अब हम इन दोनों स्टेप का भी रेट देख लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K2 है, यहां पे रेट कांस्टेंट K3 है, तो इसका हम रेट लिख लेते हैं। तो रेट बराबर होता है, क्या बताया था आपको, रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट, रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, Cl डॉट है और क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे Cl डॉट है और हाइड्रोजन है, तो रेट इक्वल टू होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में Cl डॉट आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट K3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, H डॉट है एक और दूसरा कौन है, Cl2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे इसको मिटा देता हूं। तो क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में लाइट आई और लाइट ने क्या करा, होमोलिटिक क्लेवेज किया क्लोरीन मॉलिक्यूल में। ठीक है, और 2 Cl डॉट बन गए और फिर वो Cl डॉट ने किस पे अटैक किया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे अटैक किया। और रेडिकल की उपस्थिति में, फ्री रेडिकल की उपस्थिति में क्या बताया आपको, फ्री रेडिकल की उपस्थिति में होमोलिटिक क्लेवेज होता है। तो यहां पर भी होमोलिटिक क्लेवेज हो गया, Cl डॉट H डॉट से मिलके HCl बन गया और ये H डॉट फ्री हो गया। और जैसे ही H डॉट फ्री हुआ उसने दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया। ठीक है, रेडिकल्स कभी टिकते नहीं है, वो आगे आगे अटैक करते रहते हैं। तो ये H डॉट ने दूसरे Cl2 पे अटैक किया और यहां पर भी होमोलिटिक क्लेवेज हो गया और ये हमारा H डॉट Cl डॉट मिलके HCl बन गया और ये Cl डॉट अलग हो गया। इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या बताया आपको, रेट बराबर रेट कांस्टेंट, रेट बराबर रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लिख देंगे। वैसे रेट बराबर रेट कांस्टेंट K3 मान लेते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, इनके कंसंट्रेशन को लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है उसको लिखेंगे। तो थर्ड स्टेप 3 जो होता है वो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन रिएक्शन। टर्मिनेशन में यानी कि रिएक्शन को टर्मिनेट करना है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये रेडिकल रिएक्शंस जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। तो टर्मिनेशन कैसे होगा, जब ये Cl डॉट जो बच गए हैं ये Cl डॉट आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो ये Cl डॉट अगर कंबाइन हो जाएंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये 2 Cl डॉट को मैं क्या करूंगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 Cl डॉट कर सकते हैं, 2 Cl डॉट कंबाइन हो जाएंगे और ये 2 को मैं यहां लेके जा सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 Cl डॉट थे तो वो 2 को यहां लेके गया, ऐसा भी हम इक्वेशन में करते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। इसका हम रेट कांस्टेंट क्या मानेंगे, 4 कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। ठीक है, इसको रेड पेन से लिख लेते हैं, K4 हमने इसका रेट कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे ये 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 Cl डॉट कंबाइन हुए और दोनों Cl डॉट ने क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जो 2 लिखा था उसको यहाँ नीचे लेके चला गया मैं, ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसका रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे सॉरी, इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट बार बार बोलते रहेंगे, रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, Cl डॉट है, तो उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार मैं इन सभी स्टेप को छोटे छोटे उसमें साइड में लिख लेता हूं ताकि मैं आपको ये पूरा फिर हम इसको समझ सके। तो ये 3 स्टेप हमारे पास हो चुके हैं बच्चों।
इन तीनों स्टेप को हम दोबारा एक बार फटाफट साइड में लिखेंगे। आप नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा, बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैं आगे का काम करने के लिए इसको साइड में लिख रहा हूं। फटाफट से यहां लिख लेता हूं एक बार। तो हमारा क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ हमारा, Cl2 ब्रेक हुआ और उसने क्या बनाया, Cl डॉट बना दी, 2 Cl डॉट बना दी। ठीक है, ऐसा ही हुआ था, उम्मीद है कि दिख रहा होगा, बहुत छोटा हो गया है, यहाँ पे से यहां तक ऐसा कर। हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर आगे को हम बढ़ते हैं। एक बार मैंने फटाफट से उन्हीं रिएक्शन को जो भी आपको मैंने पढ़ाई, उन रिएक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये Cl2 है, ब्रेक हो गया, Cl डॉट बन गया, इसका रेट ये है। फिर ये Cl डॉट H2 से मिला और HCl बनाया, इसका रेट ये है। इस तरह से मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसको शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। हमें ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो आप लिखेंगे नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये हमें बच्चों को क्या करना, निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कैसे निकालेंगे हम, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कैसे बन रहा है, इसको कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl को हम दर्शाते हैं dHCl/dt से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, कि HCl कैसे बन रहा है, प्लस लगाएंगे क्योंकि वो बन रहा है। अगर वो डिसअपेयर हो रहा होता तो माइनस लगाते। तो HCl का जो रेट है, उसका फॉर्मेशन ऑफ HCl का जो रेट है उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों HCl कहां पे बन रहा है, इस जो आपको अभी लिखाया है, समझाया है, उसमें HCl यहां बन रहा है, K2 में बन रहा है और K3 में बन रहा है, इधर बन रहा है ना। तो HCl आपका ये वाले स्टेप में और इस स्टेप में बन रहा है, तो इनकी रेट को आप जोड़ दीजिए। तो यहां पे हम जोड़ेंगे K2 Cl डॉट H2 को जोड़ दीजिए सिंपली, प्लस K3 को जोड़ दीजिए K3 H डॉट Cl2। थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो बच्चों ये हमारा इन दो जगहों पे HCl बन रहा है, इसलिए हमने इनके रेट को जोड़ दिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हमारा यहां निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में हमें Cl डॉट और H डॉट अननोन है, रेडिकल्स तो बीच में बन रहे हैं ना। तो मैकेनिज्म में रेडिकल बीच में बन रहे हैं, तो हम उनका कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे। जो रेडिकल्स बनते हैं वो तो अनस्टेबल होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन कैसे पता किया जाएगा। तो रेडिकल्स का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्या है हमारे पास तरीका, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फिर से बोलेंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से हम क्या पता करते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से हम जो अनस्टेबल रेडिकल्स होते हैं, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनके कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इसके बाद लिखेंगे, नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। आप इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, फ्रॉम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये आप लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहता है कि जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो जिस रफ्तार से बन रहे होते हैं, जो उनका रेट ऑफ अपीयरेंस है, वो इक्वल होता है उनके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, मतलब वो जिस रफ्तार से बन रहे होते हैं उसी रफ्तार से वो डिसअपीयर हो रहे होते हैं, जिस रफ्तार से बन रहे होते हैं उसी रफ्तार से वो डिसअपीयरेंस हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है ना, जैसे ही बने वैसे ही क्या हो गए, गायब हो गए, जैसे ही बने वैसे ही क्या हो गए, गायब हो गए। तो फॉर अनस्टेबल इंटरमीडिएट रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बस वही लिखना है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर अनस्टेबल इंटरमीडिएट, फॉर अनस्टेबल कहीं गलती होगी तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो जिस रफ्तार से बन रहे हैं उसी रफ्तार से वो क्या हो रहा है, डिसअपीयर भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अभी मैं इसको मिटा देता हूं इक्वेशन वन को अच्छे से आप याद कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको। तो एच डॉट और सीएल डॉट के कंसंट्रेशन को यानी कि रेडिकल्स की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। और उसके हिसाब से क्या होता है, जिस रफ्तार से वो बन रहे हैं उसी रफ्तार से वो क्या होंगे, डिसअपेयर होंगे। तो अब हम एच डॉट के लिए हम पहले ये फंडा अप्लाई करेंगे, ठीक है। एच डॉट के लिए एच डॉट जिस रफ्तार से बन रहा है उसी रफ्तार से गायब भी हो रहा होगा। तो एच डॉट कहां कहां पर बन रहा है वो रफ्तार हमें पता करनी है। तो एच डॉट कहां कहां पर गायब हो रहा है, ओके सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे छोटी सी, ये एच डॉट नहीं होगा सीएल डॉट होगा, सॉरी यहाँ पे सीएल डॉट होगा, ठीक है, मिस्टेक होगी। तो एच डॉट कहां कहां पर बन रहा है, तो एच डॉट कहां पर बन रहा है बच्चों, एच डॉट यहां बन रहा है आपका, ठीक है, एच डॉट यहां बन रहा है। और कहां बन रहा है एच डॉट, और कहीं नहीं बन रहा, इस तरफ देखो, यहाँ ये प्रोडक्ट की तरफ देखो, एच डॉट एक ही जगह पे बन रहा है, तो उसका रेट लिख लो। तो K2 सीएल डॉट H2 सॉरी, यहाँ पे हमारा एच डॉट बना, और एच डॉट डिसअपेयर कहां पे हुआ, इधर रिएक्टेंट साइड में देखो, एच डॉट आपको जहां दिखेगा वहां से वो गायब हो रहा होगा ना। तो एच डॉट यहीं पे दिख रहा है आपके K3 में, तो K3 एच डॉट Cl2, ठीक है। तो इसका रेट लिख लो डिसअपेरेंस में, इसका अपेरेंस में लिख लो। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम सीएल डॉट के लिए करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सीएल डॉट के लिए करेंगे। सीएल डॉट कहां कहां पर अपेयर हुआ, सीएल डॉट कहां कहां पर है, सीएल डॉट प्रोडक्ट में एक इधर पे है, एक यहां पर है सीएल डॉट, इधर पे। तो दो जगहों पे सीएल डॉट आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं, तो दो जगहों पर वो अपेयर हो रहा है, उनका रेट आप लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे K1 IA प्लस, और यहां पर क्या लिखेंगे, K3 H डॉट Cl2 इक्वल टू, अब कहां पर आपका Cl डॉट डिसअपेयर हुआ है, तो Cl डॉट आपका यहां पे डिसअपेयर हो रहा है, यहां पे डिसअपेयर हो रहा है। तो Cl डॉट आपका जो है स्टेप 2 में देख रहे हैं आप कि वहां डिसअपेयर हो रहा है, और तो सीएल डॉट आपका स्टेप 2 में डिसअपेयर हो रहा है और स्टेप लास्ट वाले में डिसअपेयर हो रहा है। तो हम डिसअपेयर की रेट लिखेंगे, K2 में सीएल डॉट डिसअपेयर हुआ, यहां पे डिसअपेयर हुआ, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पे डिसअपेयर हुआ, और यहां पे डिसअपेयर मतलब अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो गया, उसको डिसअपेयर कहते हैं, ठीक है। और यहां पे डिसअपेयर हुआ यानी कि K4 और सीएल डॉट ऐसा हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 3 मान लीजिए आप। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, नाउ ऐड करना है इसको, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो दाएं बाएं जो कटता है काट दो, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। और क्या कट जाएगा भैया, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच गया आपका, इन दोनों को दाएं बाएं कटेगा, लेफ्ट राइट कटेगा, ऐसे ऐसे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट राइट में कट गया, तो ये यहां कट गया, ये यहां से इधर कट गया, तो क्या बच गया आपका K1 IA इक्वल टू क्या बचा, K4 CL डॉट, ये बच गया आपका। तो इस तरीके से आपका सीएल डॉट का कंसंट्रेशन क्या निकला, सीएल डॉट बराबर हो गया K1 IA अपॉन K4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सीएल डॉट का कंसंट्रेशन आपका आ गया है, ठीक है। तो यहां सीएल डॉट का कंसंट्रेशन आ गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमको इसको उठा के कहां रखना है, इसको उठा के इक्वेशन 2 में रख दोगे आप, सीएल डॉट के इस जगह पे आप सीएल डॉट का वैल्यू रखोगे, तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, एच डॉट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको, मैं जरा दूसरे पैसे लिखता हूं, आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सीएल डॉट, पुट द वैल्यू ऑफ सीएल डॉट इन इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या होगा, मैं यहां पे बना देता हूं फटाफट से इसको, अब तो कोई मतलब नहीं है इसका, मिटा देंगे हम, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हम इसको रखेंगे, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे सीएल डॉट का वैल्यू, ये यहां रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है K2, ऐसे करके पहले हम एरो बनाएंगे, K2 सीएल डॉट का वैल्यू क्या है, सीएल डॉट का वैल्यू है K1 IA अपॉन K4, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और फिर जाएगा K3, और फिर ये हो जाएगा H डॉट, और फिर ये जाएगा आपका Cl2। तो ये हमारा ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसको ये बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा K3 और अपॉन में आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, H डॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा K2 अपॉन K3, इसको मैं बट्टे में लेके आ गया ना यहाँ से यहाँ, और Cl2 को भी नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है, और K1 IA अपॉन K4 ऐसा हो गया, और मैं क्या कर दिया, मैंने क्लोरीन को अपॉन में लेके आ गया, तो ये मेरा H डॉट का आ गया बच्चों वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब ये दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रख देंगे, ये दोनों वैल्यू को उठा के अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो ये दोनों वैल्यू को उठा के प्यारे बच्चों आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो इक्वेशन 1 में हम इनको रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में आप दोनों वैल्यू को उठा के रख दीजिए, आपका काम हो जाना है। तो इक्वेशन 1 क्या थी, एक बार मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी प्लस डी HCl अपॉन dt इक्वल टू क्या रहा होगा, डी HCl अपॉन dt इक्वल टू रहा होगा हमारा K2Cl डॉट, और था हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस K3 H डॉट, फिर यहाँ था क्लोरीन, शायद ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका, मुझे लगा यही था, K2Cl डॉट हाइड्रोजन और K3H डॉट Cl2, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको पुट कर देंगे, दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो K2Cl डॉट की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो Cl डॉट की वैल्यू क्या थी, K1 थी, ठीक है, K1, फिर क्या था IA अपॉन क्या था K4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा Cl डॉट की वैल्यू, देखो चेक कर लेना आप, ठीक है, मुझे तो यही था, तो हमने रख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था, H डॉट का वैल्यू क्या, उसको रख देंगे K2 IA K1 अपॉन K3 K4 IA, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन अपॉन क्लोरीन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखेंगे अब हम इसको, अच्छा एक क्लोरीन यहाँ पहले से, एक क्लोरीन ये पहले से यहाँ पे ना, तो ये क्लोरीन कहाँ गया, इसको तो लिखना पड़ेगा हमें, तो ये क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आप क्या देखेंगे इसमें, हमें क्या देखेगा बच्चों, हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, हमें मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे K3 भी था सर, K1IA ओके, नहीं सही है, सही जा रहा है। K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब K2 K1 IA K4, तो ये 2 बार हो जाएगा ना, सेम ये और ये सेम है, तो ये प्लस हो जाएंगे, 2K2 K1 IA अपॉन K4 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा इस रिएक्शन की काइनेटिक्स है, इसको हमें ऐसे पढ़ लेना है ठीक से, ठीक है। समझ गए होंगे मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl2 कैंसिल कर दिया, K3 से K3 कैंसिल कर दिया, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ट्वाइस कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये बन गया। तो ये है हमारा कि हमें कैसे क्या करना है, हमें कैसे HCl का फॉर्मेशन का रेट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आप अगर कभी परेशान है तो हमेशा उम्मीद रखें, ठीक है, ना उम्मीद कभी ना हो, हमेशा आशावादी रहें, क्योंकि जो आशावादी होते हैं उनके पास आखिरी भरोसा ईश्वर होता है, ठीक है। उनके पास मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आस्तिक भी रहें, ईश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास रखने से हम आशावादी ज्यादा हो जाते हैं, और हमारे जब सारे भरोसे टूट जाते हैं तो हमारा आखिरी भरोसा ईश्वर होता है। और ईश्वर पे जो व्यक्ति भरोसा करता है, जो इस प्रकृति पे भरोसा करता है, इस ब्रह्मांड पे भरोसा करता है, उसको वो रिटर्न में वैसा ही देता है। मतलब भरोसे का, आपने भरोसा किया है तो रिटर्न में आपको उसका फल भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।